हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से, क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि एग्जाम आ गया और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा टीचर्स इसको डालते हैं एग्जाम में। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इसके अंदर क्या गिवन है। सबसे पहले क्या चीज़ है कि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन कैसे करते हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने का बड़ा ही एक आसान सा तरीका है। ठीक है, सबसे पहले होता क्या मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जनरली बोला यही जाता है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है, यानी अपनी सॉलिड फॉर्म से वो डायरेक्टली किसके अंदर अपनी चेंज हो जाए, लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए, तो इस पॉइंट को आप क्या नाम देते हैं, आप मेल्टिंग पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग बोलते होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हम लोग मेजर कैसे करते हैं इसको। हमने एक कैपिलरी ट्यूब ली, बड़ी छोटी सी ट्यूब होती है। आगे से हम लोग हीट की तरह उसको थोड़ा सा पतला कर लेते होते हैं, साथ में उसको ब्रेक करने के लिए भी हीट किया जाता है। तो ब्रेकिंग पे भी वो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट उसका ज्वाइन कर जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब एक सील्ड ट्यूब है। ठीक है, एक साइड से सील होगी, दूसरी साइड से हमने उसके अंदर अपना कंपाउंड फिल कर लिया। अब क्या करना है, इसके साथ हमने एक थर्मोमीटर को अटैच करना है और इस तरह से अटैच करने के बाद में उस थर्मोमीटर के अच्छे से उसको टाई कर लेना है। ऐसा ना हो कि गिर विर जाए कहीं पे। तो जैसे हमने इसको अटैच किया, तो हमने क्या किया, अब उसको एक थीसल ट्यूब के अंदर रखा और थीसल ट्यूब के अंदर भर दी है पैराफिन वैक्स पूरी की पूरी। ठीक है, ये देखिए पैराफिन ऑयल, पैराफिन वैक्स जिसे हम बोलते हैं। और कैपिलरी ट्यूब के साथ, जिसके साथ हमने वो थर्मोमीटर के साथ अपनी कैपिलरी ट्यूब जो टाई की हुई थी वो रख दी और साथ में इसको लगा दी हीटिंग। अब जैसे ही हम हीट करेंगे तो हीट ऑब्वियसली इस तरह से ट्रांसमिट होगी, ये घूम के इस तरह से आएगी। तो रेवोल्यूशन के टाइम पे अब ऑटोमेटिकली यहाँ से जो हमारा सब्सटेंस था वो क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे-जैसे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम उसको मेज़र कर लेंगे भाई किस टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट होने लग रहा है वो सब्सटेंस, तो दैट इज़ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब इसी तरह से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को भी डिटरमाइन करते हैं। हमने एक फ्यूज़न ट्यूब ली, फ्यूज़न ट्यूब में हमने अपनी कैपिलरी डाल दी। वो कैपिलरी स्पेशली जिसके अंदर सब्सटेंस रखा होता है और फ्यूज़न ट्यूब को इसके साथ बाइंड कर दिया। फ्यूज़न ट्यूब क्यों? क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए। अब तीनों को हम लोग अच्छे से थ्रेड के साथ बाँध दिया। बाँधने के बाद में उसी तरह से तीसरा ट्यूब ली, उसी तरह से हीट किया और देखा कि सब्सटेंस जो था, जो लिक्विड जो था, वो कितनी देर में बॉयल करने लग रहा है। इस चीज़ को चेक कर लिया। लेकिन हाँ, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज़? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जनरली ये बोला जाता है कि वो टेम्परेचर जब लिक्विड जो है जो लिक्विड जो है वो बॉयल करने लग रहा है और लिक्विड बॉयल करके डायरेक्टली किसके अंदर चेंज होने लग रहा है, अपनी वेपर्स के अंदर चेंज होने लग रहा है। तो ऑब्वियसली इसके लिए हीट तो चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई लिक्विड से गैस में जब वो चेंज हो रहा है, तो लिक्विड अपने वेपर्स बनाता है थोड़े-थोड़े और गैस के वेपर्स होते हैं ज़्यादा गैस में। तो इस लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होने के लिए हमें कितना टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करना पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड एज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जनरली जो सब्सटेंस है हमारा, वो जनरली क्या करे, अपनी लिक्विड स्टेट से किसके अंदर चेंज हो जाए, वो सीधा अपनी गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाए। तो इस पॉइंट को आप क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आई होप ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई आप सबको। चलिए अब देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। भाई मेथड्स क्या हैं प्यूरिफिकेशन के, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम लोग जो प्यूरिफिकेशन लगाते हैं, भाई उनको वो हम लोग प्यूरिफाई करते कैसे हैं, क्या तरीका क्या है यार उसका। देखिए, सबसे पहले मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन में जो हम लोग देखते हैं, क्या आ गया भाई, सब्लिमेशन आ गया। ये नेक्स्ट क्या आ गया, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्या आ गया, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड देन इज द क्रोमेटोग्राफी। जनरली यही बोला जाता है कि यार ये हमारे पास में मेथड्स हैं, लेकिन सबसे पहले जो खास चीज है, ये दोनों ऊपर वाले मेथड्स हम लगाते हैं सॉलिड्स के लिए, नीचे वाले तीनों मेथड्स जो हम लोग यूज करते हैं, इट इज फॉर लिक्विड। सबसे पहले सब्लिमेशन। देखिए, कोई भी सब्सटेंस है, हम लोगों ने उसको डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से किसके अंदर चेंज कर दिया, हमने उसको गैस स्टेट के अंदर चेंज कर दिया। तो कुछ खास नहीं किया, सॉलिड से सीधा गैस में चेंज किया, है ना। एग्जांपल जैसे ड्राई आइस आ गई हमारे पास में, आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, क्लास 9 में भी एग्जांपल किया आपने कि सॉलिड को जब आप डायरेक्टली हीट करते हैं, जैसे स्पेशली ड्राई आइस को, तो वो डायरेक्टली अपनी गैसीय स्टेट में चेंज होता है। ये नैफ्थलीन बोल्स को आप एग्जांपल में ले सकते हैं। नैफ्थलीन बोल्स को, नैफ्थलीन बोल भी डायरेक्टली अपनी सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में ही चेंज होती है। तो इसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन जनरली, ये चीज तो क्लैरिफाई हो गया। देखिए इसका एक्सपेरिमेंट कैसा है, हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने
अपने चाइना डिश ली, चाइना डिश ली और या फिर वॉच ग्लास लिया, हमने उसको हीट किया, हीट करने से डायरेक्टली फनल फनल इन्वर्ट करके क्यों रखा हुआ है ताकि यहाँ से जब वेपर्स निकले तो फनल के अंदर ऐसे डिपॉजिट हो जाए और स्पेशली कॉटन प्लग से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो भैया यहाँ से वेपर सारे बाहर भाग जाएंगे और हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका फायदा क्या, फायदा है कि मान लीजिए बाउल है, बाउल के अंदर मेरे पास नेफ्थलीन रखा हुआ है। अब नेफ्थलीन के अंदर ही मेरे पास कुछ इम्प्यूरिटीज भी हैं, मान लीजिए ये इम्प्यूरिटीज है, मिट्टी वगैरह की इम्प्यूरिटीज है। अब जैसे आप इसे हीट करोगे तो जितना भी नेफ्थलीन है वो पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, आपका गैस में। तो चलिए जी गैस में, अब वो उड़ ना जाए इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा दिया इस तरह से और कॉटन प्लग से उसका माउथ बंद कर दिया। अब गैस में जब वो चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है वो यहीं कहीं आस-पास ही डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगा ऐसे फनल के अंदर और जितनी जब वो सारा का सारा उड़ जाएगा तो ऑब्वियसली जो बचेगा आपके पास वो क्या बचेगी, सिर्फ़ इम्प्यूरिटी इस तरह से। ये रहेगी ब्लैक कलर की इम्प्यूरिटी। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज़ सब्लिमेशन। ये देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छे से यहाँ पे विज़ुअलाइज़ हो रहा होगा आप सबको कि किस तरह से सब्लिमेशन है। यहाँ पे आयोडीन का प्रोसेस दिखा है, यहाँ नेफ्थलीन का ड्राई आइस वाला फिनोमिनन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखिए, सबसे पहले आ गया क्रिस्टलाइज़ेशन और दूसरा आ गया फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइज़ेशन, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, क्रिस्टलाइज़ेशन में मैंने क्या किया, मेरे पास जो सॉलिड सब्सटेंस था, सबसे पहले मैंने उसका क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उस सब्सटेंस का और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, हीट करके और सुपर सैचुरेटेड कर लिया। हीट किया और उसको और सुपर सैचुरेट कर लिया। जैसे यार वो देखा होगा आप सबने जलेबी वाला भाई जो होता है, साइड में जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, तो टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है। तो ऑटोमैटिकली क्या होता है कि बेचारे की वो जो जो जलेबी बनाने के लिए साइड में चाशनी रखी होती है, वो ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे क्या करती है वो उसमें सॉलिडिफ़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, नीचे क्रिस्टल्स बैठने शुरू हो जाते हैं। तो उस बेचारे को बार-बार उसको हीट करना पड़ता है ताकि ये सब कुछ खराब ना हो उसका, ठीक है? तो अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे प्योर और इसको क्रिस्टलाइज़ फ़ॉर्म में रख लिया क्योंकि जब आप उसे हीट करेंगे तो सुपर सैचुरेटेड बनेगा और जब आप उसे कूल करेंगे तो कूल करने पे उसके क्रिस्टल्स ऑटोमैटिकली नीचे बैठने शुरू हो जाएँगे। अब मान लीजिए किसी पानी के अंदर मिट्टी थी, ठीक है? और सॉरी और आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर नमक वगैरह को आप क्रिस्टल आउट कराना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो आपने उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, आपने उसको हीट किया, ठीक है? लेकिन हाँ, ख़ास बात ध्यान रखना, हीट करने के बाद वी हैव टू फ़िल्टर इट, हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। फ़िल्टर के बाद उसकी जितनी इम्प्यूरिटीज़ होंगी, जैसे मिट्टी-विट्टी है नमक के पानी में, तो ऑटोमैटिकली वो निकल जाएगी और जब आप उसे ठंडा करेंगे तो नमक के क्रिस्टल्स नीचे बैठने शुरू हो जाएँगे, बड़ी आसानी से प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन के अंदर पूरा फिनोमिनन देख लीजिए। मैंने क्या किया, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ग्लास फनल रखी, हॉट जेट वाटर रखा, वो फिर फिल्ट्रेशन करना, मैंने इसको हीट किया। हीट करने से पूरा लिक्विड यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया, लेकिन जितनी इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो यहीं की यहीं रुक जाएँगी ऊपर। और जो ये फ़िल्ट्रेट आया इसको मैंने क्या किया, कूलिंग पे लिए रख दिया और वो ऑटोमैटिकली क्रिस्टलाइज़ हो गई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, हमें सॉल्वेंट कैसा यूज़ करना है। सॉल्वेंट आपको ऐसा यूज़ करना है कि जिसके अंदर जो कंपाउंड है ना, जिसकी हमें क्रिस्टलाइज़ेशन करानी है, वो हाई टेम्परेचर पे ही ज़्यादा घुले और रूम टेम्परेचर पे कम घुले, ताकि रूम टेम्परेचर में मतलब उसके क्रिस्टल्स बन सकें, ठीक है ना? रूम टेम्परेचर पे और रूम टेम्परेचर के इम्प्यूरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसके अंदर इनसॉल्युबल होनी चाहिए सॉल्वेंट के अंदर खासकर। और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? ऐसा ना हो कि इम्प्यूरिटी के साथ या फिर जो कंपाउंड जिसके हमें क्रिस्टल्स बनाने हैं, उसके साथ रिएक्ट कर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, जब मैं इसे हीट करूँ थोड़ा बहुत, तो वो आराम से निकल भी सके सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइज़ेशन के अंदर। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइज़ेशन के अंदर हमें मतलब ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड्स को सेपरेशन करना है जिनकी सॉल्युबिलिटी ना अलग-अलग हो लेकिन सेम ही सॉल्वेंट के अंदर है। ऐसा ना हो कि सॉल्वेंट अलग-अलग हो और उसकी सॉल्युबिलिटी भी अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सेम सॉल्वेंट आपको रखना है, सेम सॉल्वेंट आपको रखना है और सेम सॉल्वेंट के अंदर आपको उसके सॉल्यूट को ऐड करना है। लेकिन दोनों सॉल्यूट मान लीजिए 2 सॉल्यूट हैं, एक ए और एक बी, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। मान लीजिए ए ज़्यादा सॉल्युबल है और बी क्या है, लेस सॉल्युबल है, तो ये सब चीज़ें वहाँ ध्यान में रखनी है आपको। इसके बाद जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, वो जल्दी से क्रिस्टल्स बन जाएँगे और जिनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो तो देर में क्रिस्टल बनाएगा, यानी ऐसे केस में हमें उसकी रीक्रिस्टलाइज़ेशन करानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है? अब इसके बाद में नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब एमसीक्यूज़ देखें ज़रा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। अब आप लोग आंसर करें, देखिए सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड द डेंसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। अब आप कैसे बताएंगे कि कोई सब्सटेंस कैसे प्योर है या नहीं है, तो उसके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। आंसर इज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमोरफस। अब एमोरफस देखिए दो तरह के सब्सटेंसेस हमारे पास में होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस और दूसरा होता है एमोरफस सब्सटेंस। एमोरफस सब्सटेंस, अब क्रिस्टलाइन क्या होता है, जिसके प्रॉपर एक क्रिस्टल बने होते हैं। क्रिस्टल जैसे एग्जांपल, जिसके अंदर एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, इस तरह से क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ठीक है ना, जैसे डायमंड आप ले लें एग्जांपल में। लेकिन एमोरफस ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल आ गया ग्लास, ग्लास को जब आप तोड़ेंगे तो मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से टूटा, कोई वहां से टूटा, कोई एज बना गया, कोई कुछ कर गया, मतलब पार्टिकल्स की कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप नाम देते हैं एमोरफस सॉलिड, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोरफस, देखिए तो अभी मैंने बताया, ग्लास का एक एग्जांपल लिया मैंने, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसके बाद में चलते हैं। विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, देखिए ऑर्डरली अरेंजमेंट, 3D शेप, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ गई। देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि जो एक प्रॉपर्टी है, सॉरी वो क्या है, ये इस तरह से, यानी एक ही ट्रेंड जो है वो बार बार रिपीट होता चला जाएगा, यानी लॉन्ग रेंज बनती चली जाएगी, बड़ा लंबा सा अरेंजमेंट बनेगा। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रहेंगे, एक प्रॉपर 3D शेप बनाएंगे वो, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बड़ा ही ज्यादा शार्प होगा। लेकिन एक खास बात क्या ध्यान रखनी है कि सॉल्युबिलिटी इनकी बड़ी प्रॉब्लम करने वाली है, पानी के अंदर ये घुलेंगे नहीं जल्दी से। इसके बाद देखिए ध्यान से, सब्सटेंस बीइंग मोर सोलुबल एट हायर टेम्परेचर देन लोअर टेम्परेचर इज द प्रिंसिपल ऑन ऑफ विच प्यूरिफिकेशन टेक्निक। देखिए आप जानते हैं अभी अभी हम लोग करके हटे हैं, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो आने चाहिए वो इसी केस में। डिस्टिलेशन एक अगली प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस है उसको हम लोग किस तरह से प्यूरिफाई करें, ठीक है। बड़ी एक आसान सी टेक्निक है। देखिए डिस्टिलेशन के अंदर खास बात क्या है कि लिक्विड को सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट किया जाएगा। डिस्टिलेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो लिक्विड है सबसे पहले हम उस लिक्विड को वेपर फेस में चेंज करेंगे, और फिर वेपर जो बन जाएगा, मतलब लिक्विड को सबसे पहले हमने चेंज किया वेपर के अंदर, लिक्विड को चेंज किया वेपर्स के अंदर, और जब वेपर बन गया तो वेपर को वापस से ठंडा करके हमने किसके अंदर चेंज किया, लिक्विड के अंदर। अब ऐसा करने से क्या होगा, कुछ इंप्योरिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम लोग जब उसको बॉईल करते हैं, हीट करते हैं और उसके वेपर बनते हैं, तो दूसरा सब्सटेंस अपने वेपर नहीं बना पाता। तो एट द सेम टाइम पीरियड में उस वेपर्स को दूसरे कंटेनर में निकाल लूंगा। जब उसको दूसरे कंटेनर में निकालूंगा तो वेपर्स तो आ गए, अब उन वेपर्स को मैं ठंडा करके वापस किस में चेंज करूंगा, लिक्विड। यानी कि सब्सटेंस की जो इम्प्योरिटी थी डायरेक्ट मैंने वेपर बनाया, वेपर से मैंने क्या बना लिया, उसका लिक्विड बना लिया। तो मैं इस तरह से इजीली उनको सेपरेट आउट कर पाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा वहां पे। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई एक और इसके अंदर, कि प्रिंसिपल क्या है। इवेपोरेशन तो हो रही है, दोनों सब्सटेंसेस की इवेपोरेशन हो रही है, लेकिन दोनों की जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो खास बात क्या है कि इट इन्वॉल्व इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एंड कंडेंसेशन एट द सेम टाइम। वही चीज मैंने बताई ना अभी, लिक्विड को डायरेक्ट पहले वेपर में चेंज करेंगे और वेपर को फिर वापस से किस में चेंज करेंगे, लिक्विड के अंदर चेंज करेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन में देखिए मैंने क्या किया, सब्सटेंस को मैंने यहाँ रखा, ये मेरा इम्प्योर मिक्सचर है यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ है। तो इम्प्योर मिक्सचर को मैंने क्या किया, डिस्टिलेशन से सेपरेट करना। पहले क्या किया, थ्रेशल ट्राइपॉड स्टैंड लगाया, वायर गेज लगाई बीच में, और नीचे उसके हीटर मैंने अटैच कर दिया। अब जैसे ही हीटर अटैच करेंगे हम लोग, हीटिंग से क्या होगा, यहाँ से उसके वेपर्स बनेंगे। जैसे जैसे वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स को मैंने बाहर निकालने के लिए कंडेंसेशन ट्यूब पहले से लगा रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने थर्मोमीटर अटैच किया, क्योंकि ऑब्वियसली वेपर्स बनेंगे तो मुझे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाना है, ऐसे नहीं कि मैं उसको जलाना स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे मैंने उसको हीट किया, नीचे से हीट करने से उसके जो वेपर्स बने उसको डिलीवरी ट्यूब से मैं सीधा रिफ्लेक्स कंडेंसर के अंदर ले आया। जैसे कंडेंसर के अंदर लाया तो इस कंडेंसर में क्या है, इधर से ठंडा पानी आ रहा है, इधर से वो गर्म पानी बाहर निकल रहा है। तो ठंडा पानी जैसे जैसे इस ट्यूब के अंदर फ्लो करेगा, तो अगर आप ध्यान दें तो बीच में जो ब्लैक कलर की एक ट्यूब है यहाँ पे,
ये वाली जो ट्यूब है जिसको मैं बना रहा हूँ, ये इस ट्यूब में से वेपर्स मेरे आने लग रहे हैं, जिनको ये बाहर से जो गर्म पानी आ रहा है रेड कलर का, ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, ठंडा करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड क्या होंगे, नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल है ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई हो चुकी हैं। अब देखिए सबसे एक और चीज पे हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे, कि भाई देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे ठंडा पानी आने लग रहा है इधर से, और इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म पानी को बाहर निकाल रहा हूँ, तो इस तरह से पूरा क्या होगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की तरह से ही सेम है, बस बीच में फर्क क्या आ गया, कि जो बॉइलिंग पॉइंट का गैप था ना, वो पहले से काफी ज्यादा कम हो गया। यहाँ पे मुझे सेपरेट तो करना है, सेपरेटिंग एंड प्यूरिफाइंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन पिछली बार डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट का गैप बहुत ज्यादा था, गैप जो था पिछली बार वो बहुत ज्यादा था, इस बार जो गैप है वो कम रहने वाला है। तो अब पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मोर वोलेटाइल लिक्विड डिस्टिल्स ऑफ फर्स्ट, लीविंग बिहाइंड द लेस वोलेटाइल लिक्विड, और कम वोलेटाइल लिक्विड को वहां पे छोड़ देगा, जो ज्यादा वोलेटाइल है वो बाहर निकल जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कुछ इस तरह से है, देखिए वही सेम सेम उसी तरह से फिनोमिनन है, कुछ खास अलग नहीं है। ये देखिए यहाँ से मैंने उसको हीट किया, बस फर्क क्या है, इस बार रिफ्लेक्स कंडेंसर देख, मान लीजिए दो लिक्विड है मेरे पास में, एक मैंने ग्रीन दिखाया और एक मैंने रेड दिखाया। तो अगर आप देखें तो यहाँ ग्रीन और रेड दोनों वेपर्स बनने लग रहे हैं, यहाँ पे दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ जो रेड वाले वेपर्स हैं वो क्या है, वो मान लीजिए कुछ इस तरह से ठंडे हो जा रहे हैं, ठंडे होके वापस अंदर गिर जा रहे हैं। लेकिन जो ग्रीन वाले वेपर्स थे, अगर आप देखें तो यहाँ से डिलीवरी ट्यूब तक सिर्फ वही ग्रीन वाले वेपर्स पहुंच पा रहे हैं। मैं इधर से ठंडा पानी को डाला और इधर से वो गर्म होके बाहर आ गया, क्योंकि इधर से काफी हॉट वेपर्स यहाँ से ट्यूब से फ्लो कर रहे हैं। अब ठंडे पानी की वजह से ये हॉट वेपर्स क्या करेंगे, ठंडे हो जाएंगे और यहाँ से मतलब हीट को ट्रांजिट कर लेंगे, और ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इधर से ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ग्रीन कलर का लिक्विड यहाँ पे पोर आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या आ गया मेरे पास, मान लीजिए एसीटोन एंड बेंजीन। एसीटोन का थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और बेंजीन का थोड़ा कम है, तो इसी वजह से बेंजीन को हम लोग यहाँ पे सेपरेट आउट कर पाए हैं दूसरे कंटेनर में। अब यहाँ एक टर्म आ गई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखिए अलग अलग टाइप के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाते हैं, जैसे यंग पियर शेप आ जा यंगर पियर शेप आ जाता है हमारे पास, हम्पल कॉलम आ जाते हैं, इस तरह से सिंपल पैक्ट कॉलम भी आ गया, बबल प्लेट कॉलम भी आ गए, इस तरह से अलग अलग टाइप के हमारे पास में कॉलम्स आ जाते हैं। अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट लायबल होते हैं, हीट लायबल सब्सटेंसेस होते हैं। हीट लायबल सब्सटेंसेस मतलब ज्यादा अगर मैंने एक्सेसिव हीट किया तो वो उस एक्सेसिव हीट से क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो एक्सेसिव हीट से क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली। तो ऐसे केस में मेरे लिए बड़ा आसान तरीका है, देखिए मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे यहाँ पे सारी वही डिस्टिलेशन वाली असेंबली है, अलग कुछ नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। बस इसमें एक यहाँ पे एक इस तरह से एक एल शेप में हमारे पास में एक ट्यूब होती है जहां से वेपर्स की डिलीवरी होती है, लेकिन खास बात क्या है, जहां पे वेपर्स ने आके डिपॉजिट करना है, मैंने वहां पे एक वैक्यूम पंप लगा देना है, एक वैक्यूम पंप मैंने अटैच कर देना है। वो वैक्यूम पंप क्या करेगा, यहाँ से एयर को सक्शन करेगा, तो इसकी वजह से जो वेपर्स हैं वो और जल्दी बन के इधर आएंगे। पहले जो वेपर्स धीरे धीरे आ रहे थे, अब वो वेपर्स क्या होंगे, बहुत जल्दी जल्दी से बन के आएंगे, क्योंकि देखिए वेपर्स को बनाना किस लिए होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का क्या काम है, बॉइलिंग पॉइंट का काम होता है कि भैया मुझे वेपर्स का प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखना है। वेपर्स का जो प्रेशर है उसको किसी भी हाल में मुझे मेंटेन करके रखना है। तो उस चीज को वो कैसे मेंटेन करेगा, वेपर्स मैं हीट से बना सकता हूँ। मैंने क्या किया, जब वेपर्स इधर ट्रेवल करके आ रहे हैं, मैंने वैक्यूम पंप से खींच दिया उनको, ताकि और ज्यादा जल्दी जल्दी ये लिक्विड बॉईल करे और ज्यादा वहां पे वेपर्स आए और जल्दी जल्दी। अब मैं तो वैक्यूम पंप से खींचूंगा, लेकिन अब वैक्यूम पंप से तो वेपर्स आने चाहिए, लेकिन बीच में कूलिंग के लिए यहाँ पे वाटर इनलेट और आउटलेट मैंने लगा रखे हैं, जिसमें मैं ठंडा पानी फ्लोट करा रहा हूँ। तो इसकी वजह से जब वो वेपर्स तो आएंगे, लेकिन वो बीच में ही किसमें, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तो लिक्विड यहाँ पे पोर आउट होना शुरू हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और जो प्रोसेस है इसकी वजह से काफी फास्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई। अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, मैंने बताया अभी उन सब्सटेंसेस के लिए जो डिकम्पोज कर जाते हैं मतलब एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसको बॉइल कराना है। सो बाय लोअरिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी डिक्रीज। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे H2O2 होता है,
नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उसका 760 प्रेशर के ऊपर 152 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ये ना डिस्ट्रॉय हो जाता है इस टेम्परेचर के आसपास। तो मैंने क्या किया, 65 का प्रेशर लगाया उसके ऊपर, 760 की जगह पे अप्लाई किया 65 का, और इसकी वजह से वो बॉईल करना स्टार्ट कर गया 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही। देखिए, आप खुद देखिए कितना डिफरेंस आ गया मुझे प्रेशर चेंज करने से। नेक्स्ट आ गया स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखिए, कुछ सब्सटेंसेस मैंने बताया जो हीट लायबल होते हैं, तो मुझे क्या करना है, एक कंटेनर के अंदर ही। अब देखिए स्टीम डिस्टिलेशन इस तरह से काम कर रहा है। मैंने स्टीम बनाई है पहले वाटर से। स्टीम को मैंने क्या किया, एक डिलीवरी ट्यूब से मैंने क्या किया, दूसरे कंटेनर में डाल दिया। अब वो यहाँ आ गई है स्टीम। अब यहाँ आने के बाद उसको हीट लिक्विड को भी कर रही है, और नीचे से मैं उसको हीट भी दे रहा हूँ, लेकिन वो हीट थोड़ी कम होगी। अब वो स्टीम के साथ वो कंपाउंड क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर्स हैं वो सारे के सारे। जब वो अटैच होगा, तो ऑब्वियसली हीट की वजह से यहाँ से वाटर वेपर्स के साथ वो क्लब होके दूसरे कंटेनर में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो आएगा, अब ये दोनों लिक्विड क्या है, खास बात क्या है कि वो दोनों इमिसिबल है। तो यहाँ पे डिस्टिल लिक्विड और वाटर दोनों आ जाएंगे, और दोनों एक दूसरे के अंदर घुल नहीं सकते हैं, एक दूसरे के अंदर मिसिबल नहीं है। अब मिसिबल नहीं है, तो मैं आराम से उनको धीरे धीरे वैसे सेपरेट आउट कर लूंगा। अब देखिए, स्टीम डिस्टिलेशन के थोड़ा एमसीक्यूज पे देखिए। द मेथड इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स फेस एंड वेपर इज कंडेंस्ड बैक। मैंने पहले लिक्विड को चेंज किया वेपर में, और वेपर को वापस चेंज कर लिया लिक्विड के अंदर। ऐसा प्रोसेस कहाँ पे हुआ था, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं एक बार। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ डिस्टिलेशन। देखिए, नेक्स्ट आ गया, व्हेन डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। देखिए, दो मिसिबल लिक्विड है और बॉइलिंग पॉइंट उनके बीच का बहुत ही कम है। सो इन दैट केस आप कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। अब यहाँ पे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं के लिए यूज होता है, मैंने बताया था, जो हीट लायबल होते हैं। हीट लायबल का मतलब क्या है, अपने बॉइलिंग पॉइंट के पास जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सेकेंड मेथड क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का गैप बहुत कम होता है, लेकिन फिर मतलब करीब-करीब मान के चलिए आप के 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन यहाँ तो और भी कम है। इन दैट केस मैं क्या यूज़ करूँगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो यूज़ करूँगा, लेकिन मुझे अच्छे वाले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को भी यूज़ करना पड़ेगा। नो डाउट प्रोसेस वही होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन बेटर कॉलम के साथ में। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विद वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट कैन बी कैरिड आउट। ये देखिए, चार मेथड में से किससे सबसे बेस्ट रिजल्ट आप लोग को मिलेंगे, किसके साथ आपको सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, या डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर। देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स का, तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी गुड रिजल्ट आता है, स्टीम डिस्टिलेशन से भी गुड रिजल्ट आता है। लेकिन मैंने बताया ना, कुछ सब्सटेंसेस दुनिया के मैक्स काफी सब्सटेंसेस है तो ऐसे होते हैं विच आर हीट लायबल। हीट लायबल से क्या मतलब है, हीट लायबल से मतलब है जो हीटिंग पे खत्म हो सकते हैं ज्यादा। तो इन दैट केस द बेटर ऑप्शन इज द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। कौन सी टाइप का कॉलम है, देखिए अभी अभी हम लोगों ने किया था। जनरली इट्स अ टाइप ऑफ हैम्पल कॉलम। ये हैम्पल कॉलम के टाइप का होता है। अब बात करते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। अब भाई क्या है क्रोमेटोग्राफी, देखिए क्रोमेटोग्राफी होता है, क्रोमा मतलब कलर, ठीक है, क्रोमा मीन्स कलर। और खास बात क्या है कि क्रोमेटोग्राफी जनरली दो फेसेस में कंसिस्ट होती है, एक होती है स्टेशनरी फेस और सेकंड होता है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस जो स्टैटिक होता है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं बात करूं एक टीएलसी क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है, टीएलसी की, तो उसमें स्टैटिक फेस के आगे पूरी सिलिका, सिलिका को मैंने पूरा अटैच कर रखा है इस ग्लास स्लाइड के ऊपर टीएलसी प्लेट बनाने के लिए। तो इसे आप क्या नाम देंगे, स्टेशनरी स्टेट। अब इस स्टेशनरी स्टेट को मैंने लिक्विड के अंदर ऐड कर दिया कि और जिन सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट मुझे करना था, उन सारे सब्सटेंसेस को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्पॉट की फॉर्म में लगा दिया। अब अगर आप देखें तो एक मेरे पास क्या स्टेशनरी फेस आ गया, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, मोबाइल फेस आ गया। ठीक है, स्टेशनरी कौन सा रखा था मैंने, यहाँ सिलिका, जिसके ऊपर मैंने क्या अटैच कर दिया फिलहाल के टाइम पे, जिसको मुझे डिफरेंस करना है, जिसको मुझे अलग अलग करना है। और अंदर क्या रख दिया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो चलता रहेगा हमेशा इस टीएलसी प्लेट पे, ऊपर 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 ऐसे ऐसे करके जाता जाएगा, इसीलिए इसे क्या नाम दिया हम लोगों ने, मोबाइल फेस।
तो दैट्स व्हाई द वन इज स्टेशनरी फेज, सेकेंड इज द मोबाइल फेज। अब यहाँ पे देखिए इसका सिंपल प्रिंसिपल है डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का। अगर मैं देखो फर्स्ट टाइप का, तो डिफरेंट कंपाउंड्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट ऑन डिफरेंट डिग्रीज। अब आप कहेंगे क्या क्या लिख दिया, कि क्या क्या चीज है। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक रबड़ बॉल है, रबड़ बॉल भी छोड़िए, मेरे पास एक स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज को जब मैं पानी में डालूंगा तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्ज क्या करेगी, पानी को सोख लेगी, पानी इसके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं आप, एब्जॉर्प्शन। लेकिन सोच के देखिए एक प्लास्टिक की बोल और उसको आपने पानी में डाला, उसमें पानी तो नहीं चिपकेगा लेकिन सरफेस पे पानी जरूर आ जाएगा, कुछ ड्रॉप्स की फॉर्म में, कुछ भी ऐसे थोड़ा। तो ये जो ड्रॉप की फॉर्म में सरफेस के ऊपर चिपक गया जनरली, इसे अब अगर आप देखें तो जो चीज अटैच हुई है उसे नाम दिया जाता है एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट। और जिसके सरफेस पे अटैच हुआ उसे नाम देते हैं एड्सॉर्बेंट। यानी प्लास्टिक की बॉल के ऊपर सरफेस के ऊपर पानी चिपक गया, तो पानी जो है वो क्या बन गया हमारा, एक एड्सॉर्बेट। दैट इज योर एड्सॉर्बेट। और सेकंड हमारे पास में क्या आ गया, एड्सॉर्बेंट, द सेकंड वन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, कि एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इसकी फर्स्ट टाइप है। अब इसकी फर्स्ट टाइप के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन आ गया। देखिए डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन में क्या कुछ है, कि डिफरेंशियल के अंदर मैंने क्या बताया कि जो मेरा स्टेशनरी फेस है, सपोज करें टीएलसी प्लेट है, तो टीएलसी प्लेट के ऊपर क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल मतलब टाइम पीरियड के अंदर एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। यहाँ एड्सॉर्ब का क्या मतलब है, एब्सॉर्ब तो मैंने बता दिया। तो अगर उसी पानी के अंदर अब मैं प्लास्टिक की बॉल डालूं और उसको बाहर निकालूं, तो रफली कुछ सरफेस के ऊपर पानी थोड़ा बहुत यहाँ पे अटैच होगा। तो ये जो थोड़ा बहुत पानी अटैच होगा, पानी के बॉल के अंदर नहीं जा सकता किसी भी हाल में, ये सरफेस पे ही रहेगा। तो ये क्या है, एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन क्या चीज है, एक सरफेस फिनोमिनन है। एड्सॉर्प्शन क्या चीज है, एक सरफेस फिनोमिनन है। तो अब देखिए एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले आ गया मेरे पास में कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखिए मैंने क्या किया है, कॉलम बना रखा है, अंदर क्या डाल रखा है, स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो सिलिकॉन यूज करेंगे या एल्यूमिना यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे मिक्सचर डाल दिया, मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया कंपाउंड्स का, ए बी एंड सी तीनों ऐड कर दिए मैंने यहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे मैं इसके अंदर मोबाइल फेस ऐड करूंगा, तो मोबाइल फेस ऐड करने से देखिए क्या होगा, कि जैसे मोबाइल फेस ऐड किया मान लीजिए, तो इमीडिएटली देखिए आप ध्यान से यहाँ पे ये ए पॉइंट जो था ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बी और सी आ गया मिक्सचर की फॉर्म में। तो जैसे ही मैंने इनको किया, तीनों क्या होंगे, सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे, तीनों सेपरेट हो गए। तो अगर आप ध्यान दें तो जैसे ही मैंने सेपरेशन शुरू की, अब मैं यहाँ से टैब ओपन करूंगा, टैब ओपन करूंगा तो ये बाहर आने शुरू हो जाएंगे। एक लेयर को पहले निकालूंगा, फिर दूसरी लेयर को निकालूंगा, फिर थर्ड लेयर को निकालूंगा। और इस प्रोसेस को मैं कई बार रिपीट करूंगा, बार बार सॉल्वेंट को ऐड करके, ताकि प्यूरिफिकेशन और बेटर रिजल्ट दे सके। नेक्स्ट आ गई थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अभी मैंने बताया एक ग्लास की प्लेट होती है, बेस लाइन पे मैंने एक बेस पे एक लाइन लगा ली, सैंपल स्पॉट है टीएलसी। मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ग्लास प्लेट ली और उसको सिलिका के अंदर डिप कर दिया। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना, आटे के अंदर पानी डालते हैं, ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ सिलिका रखी और सिलिका के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, अल्कोहल ऐड कर दिया। क्यों, ऐसा करने से क्या होगा, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। तो अब अल्कोहल तो उड़ जाएगा जब मैं इसे हीट करूंगा। उस हीट करने के प्रोसेस को बोलते हैं भाई मैं एक्टिवेट करने लग रहा हूँ, टीएलसी प्लेट को क्या कर रहा हूँ, एक्टिवेट करने लग रहा हूँ। तो मैं एक्टिवेट करते टाइम पे जैसे मैं उसको पानी के अंदर रखूंगा, तो ऑटोमेटिकली लिक्विड क्या होगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली जैसे सॉरी जैसे लिक्विड क्या होगा, टीएलसी प्लेट से जो अल्कोहल है वो उड़ जाएगा और सिलिका प्लेट पे सिर्फ क्या रह जाएगा, जो टीएलसी प्लेट है उसके ऊपर सिर्फ सिलिका चिपकी रह जाएगी। और मैं सिलिका को फिर कहाँ रखूंगा, एक जार के अंदर, जिसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, सॉल्वेंट, थोड़ा सा सॉल्वेंट, बिल्कुल माइन्यूट सा, ताकि सॉल्वेंट अपने वेपर्स बना सके इधर सराउंडिंग में और इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे राइज कर सके। ठीक है, ये बेसिक काम होगा सॉल्वेंट का, यानी उसको सिर्फ हमें यहाँ पे इस जार के ऊपर लेके जाना है। तो जैसे ही ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए जितने भी थे, यहाँ जो मैंने सॉल्वेंट का स्पॉट लगाया था वो ऊपर चढ़ गया इस तरह से। और जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उतने वहां पे सेपरेशन आएंगे, दो होंगे दो, तीन होंगे तीन, चार होंगे चार, स्पॉट आ जाएंगे। और हर एक का मुझे डिस्टेंस निकालना है। जैसे इसका अगर आप देखें तो सॉल्वेंट कहाँ तक गया, यहाँ तक, ये डिस्टेंस निकाला। सोल्यूट कहाँ तक गया, यहाँ तक। इन दोनों को मैंने निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है, हमें आरएफ निकालना है। आरएफ के अब देखिए, तो
आरएफ क्या चीज़ है? रिटार्डेशन फैक्टर है। कई बुक्स इसको रिटेंशन फैक्टर भी लिखती हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। खास बात क्या है कि हर कंपोनेंट की अपनी एक पर्टिकुलर आरएफ वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट ध्यान रखना, नेक्स्ट आ गया पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन में एग्जांपल क्या आ गया हमारे पास में? पेपर क्रोमेटोग्राफी का। बिल्कुल वही है, डिट्टो सेम है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें टीएलसी प्लेट ली थी, इसमें मुझे सिर्फ क्रोमेटोग्राफी पेपर रखना है, नथिंग एल्स, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। वैसा ही एक्सपेरिमेंट है, उसी तरह से स्पॉट लगाया बेस लाइन पे, उसी तरह से स्पॉट क्या करेगा, राइज करेगा जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, और मैंने उसी तरह से क्या करना है, उसकी आरएफ वैल्यू को भी निकाल लेना है। दोनों में कोई नहीं है, देखिए यहाँ से ट्रेवल करते हुए ऊपर जाएगा और जितना भी आएगा मैं आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। बट एक चीज ध्यान रखना, जो आरएफ है वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, एक पर्टिकुलर कंपाउंड की एक ही वैल्यू होती है, जो हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? देखिए अभी बताया था, मेनली वो किसके ऊपर काम करता है? एड्सॉर्प्शन के ऊपर। एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर चले जाना, अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ सरफेस सरफेस पे ही रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया, द relative adsorption of each component in a mixture is determined by the pf, kf, rf and qf। obviously rf क्या चीज है? रिटेंशन फैक्टर और रिटार्डेशन फैक्टर। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक टाइप थी, थिन लेयर भी एक एड्सॉर्प्शन की टाइप थी। पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन की एक टाइप आ जाती है जो कि अलग है। और नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव व्हिच इज नॉट अ पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, होप व्यूअर्स काफी इजीली आप लोग को ये आसानी से समझ आ गया हो। तो थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।